गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिजिक्स पार्ट 2 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की थ्योरी और कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स पर डिस्कशन करेंगे। ये बहुत बेसिक और बहुत कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें हाईली कॉन्सेप्चुअल इनग्रेडिएंट्स हैं, तो आप इन सारे न्यूमेरिकल्स को फॉलो करिएगा और ट्राई करिएगा कि ये सारे न्यूमेरिकल्स आपसे जब आप प्रैक्टिस अपना कर रहे हो, जब आप चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आप एक बार फिर से रिवाइज करें। फिजिक्स में जो चीज़ें आपको न्यूमेरिकल्स बताती हैं, जो चीज़ें आपको न्यूमेरिकल्स समझा देती हैं, वो चीज़ें कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें थ्योरी सेक्शन नहीं समझा पाती। तो जहाँ तक है कि मैं न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा फोकस रहता हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे अंडर में हैं, जो भी स्टूडेंट्स मेरे से गाइडेंस ले रहे हैं, वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहे। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये पार्ट 2 का आपका पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी सेक्शन पर फोकस रहेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे उतरेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसमें पहला टॉपिक आता है आपका कूलॉम्स लॉ। चार्जेस के बारे में क्या है, चार्जेस के बारे में इंट्रोडक्शन आप लोगों को तो पता ही होगा। दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, दो टाइप के चार्जेस होते हैं। अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। लाइक चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लगता है, जिसको कूलॉम्बिक फोर्स या पॉजिटिव चार्ज चाहे आपका अट्रैक्टिव फोर्स लगे चाहे रिपल्सिव फोर्स लगे, उसको कंबाइंडली हम कूलॉम्बिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, उन्होंने दो मासेस के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बताया था। F is directly proportional to m1, F is directly proportional to m2 and F is inversely proportional to r square। तो ये तीन चीज सेक्शन, ये तीन जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में, ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है ऑलरेडी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में जो दो मासेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और चार्जेस के बीच में जो कूलॉम्बिक फोर्स लगता है, वो उसमें बड़ा बेसिक डिफरेंस यही है कि अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। बट कूलॉम्बिक फोर्स चार्जेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, लाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में। उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उनके बीच के मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसमें जो जी की वैल्यू होती है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है, वो हमेशा एक जैसी रहती है। बट कूलॉम्स लॉ में ऐसा नहीं होता। कूलॉम्स लॉ में चार्जेस के बीच में जो कूलॉम्बिक फोर्स लग रहा है वो उनके बीच के मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मीडियम डेंसर है या रेयरर है। ठीक है, तो हम पहले कूलॉम्बिक फोर्स से स्टार्ट करते हैं, कूलॉम्स लॉ के से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान करके चलिए कि दो चार्जेस हैं, चार्ज को हम Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से ही रिप्रेजेंट करते हैं। दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो R है। कूलॉम ने ये बताया कि इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा या कूलॉम्बिक फोर्स होगा, कूलॉम्बिक फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 के। इनके बीच का कूलॉम्बिक फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q2 के, और यही कूलॉम्बिक फोर्स इनके बीच का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के फंक्शन में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कूलॉम्बिक फोर्स। इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये कहता है
कि अगर जैसे आप लोगों को पता ही होगा चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, Q इज इक्वल्स टू NE प्लस माइनस। E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। ठीक, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड रहते हैं, कभी E फ्रैक्शन में नहीं आता। E हमेशा 1 2 3 के फॉर्म में ही होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है तो उसका चार्ज भी फंडामेंटल है, वो आपका ब्रेक नहीं हो सकता। तो कभी भी आप E की वैल्यू को फ्रैक्शन में नहीं देखेंगे। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम को कभी आप फ्रैक्शन में नहीं देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं। अगर इन दोनों के चार्जेस के बीच का कूलॉम्बिक फोर्स हमको बढ़ाना है, इन दोनों चार्जेस के बीच का कूलॉम्बिक फोर्स हमको बढ़ाना है, तो इसके हमारे पास 3 रास्ते हैं। इस कूलॉम्स लॉ का जो एसेंस है वो यही है। अगर इनके बीच का कूलॉम्बिक फोर्स हमको इंक्रीज करना है तो हमको n इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर n इंक्रीज कर देंगे तो Q1 इंक्रीज हो जाएगा। Q1 इंक्रीज हो जाएगा तो कूलॉम्बिक फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम Q2 को ना भी इसको Q2 को अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज ना करें तो भी, Q2 को हम एज इट इज छोड़ दें तो भी, अगर हम चाहते हैं कि Q1 के ऊपर किसी तरह का चेंज ना आए लेकिन Q2 इनके बीच का कूलॉम्बिक फोर्स बढ़ाना है, तो क्या किया जा सकता है? तो फिर हम क्या करेंगे कि Q2 को बढ़ाएंगे। Q2 को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? N को बढ़ा देंगे। ठीक, तो जैसे ही N को बढ़ाएंगे Q2 बढ़ जाएगा तो कूलॉम्बिक फोर्स बढ़ जाएगा। अगर Q1 को एज इट इज रहने दें, और अगर हम Q1 और Q2 दोनों को एज इट इज रहने दें तो क्या कंडीशन आएगी? अगर Q1 और Q2 को दोनों को एज इट इज रहने दें, इनको चेंज ना करें, इनको बिल्कुल इसी तरीके से रहने दें, और फिर भी हमको कूलॉम्बिक फोर्स अगर इनके बीच का बढ़ाना है तो इनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस को कम कर देंगे तो कूलॉम्बिक फोर्स बढ़ जाएगा। ये होता है कूलॉम्स लॉ। ये 1 2 3, अगर इन तीनों इक्वेशन को कंबाइंडली लिखा जाए तो हम ये कहेंगे कि कूलॉम्बिक फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के। Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो K आ जाता है Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक, ये होता है कूलॉम्स लॉ। एक्सपेरिमेंट से हमने देखा, जब एक्सपेरिमेंट्स किया हमने, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए, तो K की वैल्यू हमको फाइंड आउट हुई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम्ब स्क्वायर। अब जैसा कि हम स्टार्टिंग में जब ये क्लास की स्टार्टिंग हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये कूलॉम्ब फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से लिटिल बिट डिफरेंट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, बट कूलॉम्ब फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच के मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट यहां पर दो चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कूलॉम्ब फोर्स कैसा होगा। तो जब मीडियम के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं तो हम इसको एक दूसरा टर्म से रिप्लेस करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट वैल्यू क्या होती है इसकी? 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलॉम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये बताता है कि कितने इजीली कि मीडियम कितना सपोर्टिव है, वो ये बताता है कि मीडियम कितना सपोर्टिव है इस कूलॉम्बिक फोर्स की इंटेंसिटी के लिए। मीडियम कितना सपोर्टिव है, एप्सिलॉन नॉट हमें ये बताता है। अगर दो चार्जेस आपके वैक्यूम में रखे हुए हैं तो उनके बीच का फोर्स अलग होगा। अगर दो चार्जेस आपके पानी में रखे हुए हैं तो उनका फोर्स अलग होगा। अगर दो चार्जेस आपके कैंडल्स के मोम के बीच में डाल दिए गए हैं तो उनका फोर्स अलग होगा। तो डिपेंड करता है कि चार्जेस के बीच का मीडियम किस तरह का है, किस नेचर का है, डेंसर है या रेयर। तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलॉम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया कूलॉम्ब्स लॉ।
अब इसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ, पहले मैं बता दूं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। जैसे देखिए ये चार्ज रखा है, मान करके चलिए, ये कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज है? ये चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू। ये कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज है तो इसकी अपनी एक, इसका एक अपना क्लाउड होगा, इसका अपना एक क्लाउड होगा। क्लाउड का मतलब ये होता है कि अगर इसके अंदर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये एक फोर्स वो टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसी को फाइंड आउट करने का वे है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को कहा जाता है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी चीज को, इसी फील्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये चार्ज यहां पर है आउटसाइड, इसके क्लाउड से जब बाहर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके जो अपना इसने एक क्लाउड क्रिएट किया है सोर्स चार्ज ने, इस क्लाउड के बाहर जब कोई सोर्स टेस्ट चार्ज है तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लगेगा ऑब्वियसली। तो इसके कंपैरिजन में ये आपका हो गया टेस्ट चार्ज। इसके कंपैरिजन में, सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में ये टेस्ट चार्ज जो है ये इनफाइनाइट पर है। अब ये चार्ज यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन अगर इस सोर्स चार्ज की वजह से, इस सोर्स चार्ज के वजह से, इस सोर्स चार्ज के इस सोर्स चार्ज की वजह से किसी भी तरीके का कोई फोर्स अगर टेस्ट चार्ज के ऊपर नहीं लग रहा है, किसी भी तरह का कोलम्बिक फोर्स, किसी भी तरह का कोलम्बिक फोर्स अगर इस टेस्ट चार्ज के ऊपर नहीं लग रहा है, तो ये टेस्ट चार्ज इसके कंपैरिजन में, सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में इनफाइनाइट पे है। ये चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के दो रास्ते हैं। एक है आपका स्केलर मेथड, ये एक है आपका स्केलर मेथड। इस स्केलर मेथड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, इसको V से डिनोट करते हैं। और एक मेथड है आपका वेक्टर मेथड। वेक्टर और स्केलर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होते ही हैं, साथ ही साथ वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो। तो वेक्टर मेथड क्या है? वेक्टर मेथड है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको E से डिनोट करते हैं, E वेक्टर। चलिए हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? E वेक्टर। जैसे कि ये कोई क्लाउड है, ये सोर्स चार्ज है। कौन सा चार्ज है? ये सोर्स चार्ज। इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको इस सोर्स चार्ज की वजह से हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हो रही है, इस पॉइंट पे इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हमको ये फाइंड आउट करना है। यहां पर हम किसी तरह का टेस्ट चार्ज उठा के रख देते हैं। टेस्ट चार्ज यूजुअली पॉजिटिव लिया जाता है। यूजुअली क्या पॉजिटिव लिया जाता है टेस्ट चार्ज को। अब इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस सोर्स चार्ज की वजह से किसी ना किसी तरीके का फोर्स लगेगा। जैसे जैसे ये टेस्ट चार्ज टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज बढ़ता जाएगा, मतलब उस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, इनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस जैसे जैसे कम होती जाएगी, वैसे वैसे इनके बीच में कोलम्बिक फोर्स बढ़ता जाएगा।
तो कोलम्बिक फोर्स बढ़ता जाएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे कोलम्बिक फोर्स बढ़ता जाएगा, इस सोर्स चार्ज की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर ऑफ, कंफ्यूजन इसमें ज्यादा ही होता है तो ये वाला फॉर्मूला एज इट इज लर्न करिएगा। ई वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज, ई वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज इज इक्वल्स टू क्यू नॉट विच इज सॉरी, ई वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज इज इक्वल्स टू कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज अपॉन क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। क्लियर हो गया? अच्छा, कूलम्बिक फोर्स क्या होगा इनके इनके बीच का, इन दोनों टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच का कूलम्बिक फोर्स क्या होगा? मान करके चलिए कि ये इसी जगह पर रुका हुआ है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस r है, तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q सोर्स चार्ज इंटू Q नॉट टेस्ट चार्ज अपॉन इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, अब इस F को, ये जो कूलम्बिक फोर्स निकला है, इसको Q नॉट से डिवाइड कर दीजिए, इधर से Q नॉट उठा करके यहां पर लेकर के आइए, तो F वेक्टर इज इक्वल टू Q नॉट 1 अपॉन, वेक्टर फॉर्म में इसको नहीं लिखें, इसको इसी फॉर्म में लिखिए, F अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q सोर्स चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये सेक्शन क्या है? यही सेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये सेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, अच्छा, तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एफ की यूनिट क्या होती है एसआई में? न्यूटन, क्यू कूलॉम, तो इसको क्या कहेंगे? न्यूटन पर कूलॉम या NC-1। क्लियर हो गया? यह है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अगला सेक्शन आता है आपका, यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। वीडियो पॉज करके इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, सही है। अभी अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़े, कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़े। चलिए हम लोग एक आध दो अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। ठीक है, ये देखिए, काफी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है। इसको वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको वीडियो पॉज करके आप एक जगह लिख लीजिए। बट जब आप चैप्टर को रिवाइज करिएगा तो ये जितने न्यूमेरिकल्स मैं क्लास में यहाँ पर आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारे न्यूमेरिकल्स आप घर पे ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपके फंडामेंटल्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल? टू चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू, ईच इक्वल टू क्यू two charges each equal to q are kept at x is equals to minus a and x is equals to plus a, x is equals to minus a and x is equals to plus a on the x-axis. A particle of mass m and charge q naught is equals to q by 2 is placed at the origin. Okay, if the charge q naught is given a small displacement y is very less than a along the y-axis, the net force acting on the particle is proportional to what? Okay, तो क्या बोल रहा था उस क्वेश्चन में? उस क्वेश्चन में ये कह रहा है
अब इस क्वेश्चन के फिजिक्स में डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने डायग्राम को विजुअलाइज कर लिया तो मतलब समझ लीजिए कि आपने 60 to 70% क्वेश्चन कर दिया। बट अब डायग्राम सही विजुअलाइज करिए। क्या बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ये यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहां पर एक चार्ज Q नॉट रखा हुआ है, एक चार्ज यहां से a डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इसको मान करके चलिए Q, और इसको भी मान करके चलिए Q। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है इसके? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,0, इसके कोऑर्डिनेट है -a,0। यहां से यहां की डिस्टेंस क्या होगी? a, यहां से यहां की डिस्टेंस क्या होगी? दोनों को a। ठीक, एक चार्ज Q नॉट और मास m ओरिजिन पे रखा हुआ है और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट गया यहां तक। क्लियर हो गया? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करा गया। अब ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y है और y के बारे में बोल रहा है कि y इज वेरी 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 लेस देन a। ठीक है, यहां पर रखा हुआ है क्या? Q नॉट। अब Q नॉट यहां नहीं रखा है, Q नॉट यहां पे रखा हुआ है। ये कुछ स्ट्रक्चर इसका बन रहा है। क्लियर हो गया? सही है। अगर इस डायग्राम को एक जगह पर अलग से बनाएं तो कुछ इस तरह का डायग्राम है। ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, ये कितना है? Q है, ये कितना है? Q है, और यहां पे Q नॉट रखा हुआ है। ठीक, ये Q नॉट रखा हुआ है। चार्जेस सेम नेचर के हैं, चार्जेस लाइक हैं, चार्जेस लाइक हैं तो इनके बीच में फोर्स, जो कूलम्बिक फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव इन नेचर होगा। इसको मान करके चलिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C। ठीक, रिपल्सिव इन नेचर होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? A। ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? A। ये डिस्टेंस कितनी है? Y। तो ये डिस्टेंस कितनी है? A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। क्लियर हो गया? बढ़िया। अब देखिए, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हुआ? थीटा। ठीक, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हुआ? थीटा। ये दोनों एंगल थीटा हुआ। फोर्स ए सी, ये आपका फोर्स ए सी है। ठीक, और ये आपका फोर्स बी सी। कौन सा फोर्स है? बी सी। क्लियर हो गया? ये आपका कॉस थीटा। और अगर आप इसका कंपोनेंट डिवाइड करें, कंपोनेंट अगर आप डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड होगा? ये हो जाएगा एफ ए सी साइन थीटा। ठीक, ये हो जाएगा एफ बी सी साइन थीटा। क्लियर हो गया? और ये क्या हो गया? एक हो गया एफ बी सी कॉस थीटा और दूसरा क्या हो गया? एफ ए सी कॉस थीटा। क्लियर हो गया? तो टोटल फोर्स पॉइंट सी पर कितना लग रहा है? एफ टोटल पॉइंट सी पर कितना लग रहा है? एफ ए सी साइन थीटा, एफ बी सी साइन थीटा एक दूसरे को। अच्छा, फोर्स के बारे में आपको, कूलम्बिक फोर्स के बारे में आपको पता होगा कि कूलम्बिक फोर्स जो होता है वो दोनों चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है, Q1 Q2, और उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, ये ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये भी तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ। तो मतलब हमको ये समझ में आता है कि ये चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, ये चार्ज और ये चार्ज चेंज नहीं हो रहा है। पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा है वो चेंज नहीं हो रहा, पॉइंट सी पर जो चार्ज रखा है वो भी चेंज नहीं हो रहा, पॉइंट बी पर जो चार्ज रखा है वो भी चेंज नहीं हो रहा, और पॉइंट सी पर जो चार्ज रखा है वो भी चेंज नहीं हो रहा ऑब्वियसली। तो जब चार्जेस चेंज नहीं हो रहे हैं तो कूलम्बिक फोर्स सेम। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसकी, वो क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी चेंज नहीं हो रही, तो ये भी सेम। तो मतलब इनके बीच का कूलम्बिक फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट है। आप देख सकते हैं कि एफ ए सी साइन थीटा और एफ बी सी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। क्लियर हो गया?
थीटा भी अलग नहीं है, एफ ए सी और एफ बी सी दोनों सेम ही है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक। तो एफ टी टोटल कहां पे? पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर टोटल कूलम्बिक फोर्स कितना लग रहा है? टोटल कूलम्बिक फोर्स आपका लग रहा है एफ ए सी कॉस थीटा और एफ बी सी कॉस थीटा। अगर आप ध्यान दें तो यही अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि मॉड ऑफ ए सी कूलम्बिक फोर्स एंड मॉड ऑफ बी सी कूलम्बिक फोर्स ये सेम होगा, ये अलग नहीं होगा। दोनों का मॉड अलग, मॉड सेम है, डायरेक्शन भी सेम ही है, ए सी कॉस थीटा और बी सी कॉस थीटा की। तो टोटल फोर्स कितना हो गया? हम यहां पर ये लिख सकते हैं 2f ए सी कॉस थीटा। आप बी सी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, 2f ए सी कॉस थीटा। ठीक। अब एफ ए सी क्या है? एफ ए सी क्या है? एफ ए सी एफ ए सी क्या है? 1/4πε0 के लिख दीजिए सीधे। तो क्या हो गया? क्यू नॉट है ना, क्यू नॉट क्या दे रखा है? क्यू नॉट इज इक्वल टू Q/2। ठीक। वैसे इसकी कुछ खास वो नहीं है। कितना दे रखा है? क्यू नॉट अपॉन इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि रूट में है तो 1/2 और इंटू 2 हो जाएगा, तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कॉस थीटा क्या है? अगर थीटा ये है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो इसके इस एंगल के सामने वाला, एंगल ए के सामने वाला बेस होगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये हो गया एक्सप्रेशन। आप यहीं से कुछ ना कुछ मतलब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आंसर को आप यहीं से आइडेंटिफाई कर लेंगे। एफ ए सी इज इक्वल टू के, क्यू नॉट की वैल्यू रख दीजिए, वैसे कोई ऐसा नेसेसिटी नहीं है लेकिन रख दीजिए क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट ही होना है। तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? Q/2। तो क्यू नॉट की वैल्यू हमने रख दिया, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो कितना हो गया? टू द पावर 3/2 इंटू वाई। क्लियर हो गया? अब आप अगर ध्यान से देखें तो चार्जेस नहीं चेंज हो रहे, ये वाला सेक्शन जितना है के ये पूरा कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट है ही, चार्जेस भी चेंज नहीं हो रहे हैं, उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रही है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। यहां पर इन्होंने ये कह रखा है कि y इज वेरी लेस देन a, बहुत ज्यादा छोटा है y। तो हम यहां पर एक सेक्शन और बढ़ा सकते हैं, वैसे यहीं से निकाला जा सकता है आंसर, बट आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। क्या हो गया? के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। अच्छा, y बहुत छोटा है, जैसा कि बोल रखा है y a के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि अगर y बहुत छोटा है तो 1/y और छोटा हो गया। y अगर बहुत छोटा है a के कंपैरिजन में तो 1/y और छोटा हो गया, 1/y और छोटा हो गया, 1/y स्क्वायर और ज्यादा छोटा हो गया। तो आप अगर यहां पर ध्यान से देखें तो a स्क्वायर जो वैल्यू अकेले, ए स्क्वायर जो अकेले वैल्यू देगा, उसमें वाई स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि ये नेग्लिजिबल है। अगर ये नेग्लिजिबल है, वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर का वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो वाई स्क्वायर आ रहा है वो अगर हम इसे नेग्लिजिबल मान लें तो क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन 2। अब ए स्क्वायर बचा, सिर्फ ए स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर इंटू 3/2 कितना हो गया? ए क्यूब निकल करके आया। अब यहां पर भी देखना चाहें तो आप देख लें, आप यहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये वाला जितना मैंने आउटलाइन किया, जितना मार्किंग की है मैंने, ये क्या पूरी तरीके से कांस्टेंट नहीं है?
भाई के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, पूरी तरीके से कांस्टेंट है। वेरी क्या कर रहा है, वाई सिर्फ वेरी कर रहा है। भाई चार्जेस को आप ओरिजिन से उठा करके कितने ही डिस्टेंस पर लेकर के चली जाए, लेकिन आप सिर्फ उतने ही डिस्टेंस पर लेकर के जाएंगे कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है 2a, वो उसके कंपैरिजन में, मतलब 2a नहीं, a के कंपैरिजन में, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है a के कंपैरिजन में, वो y की डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। ठीक, तो ये वाला इनके बीच की डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रही, a सेम है, ये भी कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट है ही, 9 × 10⁹, क्यू स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया। तो ये पूरा टर्म जितना मैंने मार्क किया है सबका सब कांस्टेंट हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि FAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, क्योंकि कांस्टेंट जैसे हमने हटाया तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी लगा दी इसमें। FAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई करिएगा। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक ही न्यूमेरिकल आपके कई सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहा है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को मैं यही रिकमेंड करता हूं कि इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को आप लोग फॉलो करें, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को आप लोग लगाएं। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम लोग अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, y। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, y। चलिए y ऑप्शन सही है। सेकंड न्यूमेरिकल, 3 चार्जेस प्लस q, q and plus q are placed respectively at a distance of 0 d/2 and d from the origin on the x-axis. If the net force experienced by plus q placed at x is equals to 0, then value of q is। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए अलग जाने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे मान करके चलिए ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, क्लियर हो गया। ये आपका क्या है, ओरिजिन। अब क्या हो रहा है, एक चार्ज जो प्लस क्यू प्लस कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू एंड प्लस कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट अ डिस्टेंस ऑफ 0 d/2 एंड d। ठीक है, तो यहां पर रखा है q प्लस q। ठीक, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर रखा हुआ है प्लस q। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरा चार्ज रखा हुआ है d/2। कौन सा, d/2 आपका रखा हुआ है यहां पे स्मॉल q। यहां का कोऑर्डिनेट अगर 0,0 हो तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा, d/2, 0। ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d/2। और तीसरा जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है वो कहां रखा हुआ है, तीसरा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है यहां से प्लस q। यहां से डिस्टेंस कितनी है, d। क्लियर हो गया, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, d, 0। ठीक है, ये कह रहे हैं कि फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस q प्लेस्ड एट x इज इक्वल्स टू 0, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस q placed at x is equals to 0 is 0, then value of q is। ठीक है, सही है। अब यहां पर आप देखिए कि हमको इस चार्ज का नेचर भी नहीं पता है, जो स्मॉल q है इसका हमको नेचर भी नहीं पता है कि ये किस नेचर का होगा। अगर ये पॉजिटिव नेचर का हुआ तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये इसको पीछे धकेलेगा, स्मॉल q को पीछे धकेलेगा। ये स्मॉल q अगर पॉजिटिव इन नेचर हुआ, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्वेश्चन में मेंशन है, तो ये पॉजिटिव एक दूसरे को पीछे धकेलेगा, और ये पॉजिटिव इसको इस धर धकेलेगा, तो भी ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है भाई, इक्विलिब्रियम दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं। अगर ये निगेटिव हुआ तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये निगेटिव भी हो सकता है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर हो गया। हम बात कर रहे हैं प्लस क्यू के ऊपर, कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं
कि इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो भी फोर्स, कूलम्बिक फोर्स लग रहा है भाई, इन ये पॉजिटिव क्यू और ये पॉजिटिव के क्यू के बीच में जो पॉइंट ए पर पॉजिटिव क्यू रखा हुआ है और जो पॉइंट सी पर पॉजिटिव क्यू रखा हुआ है, इनके बीच में, तो ये तो हमको कंफर्म है कि इनके बीच में किस तरीके का किस तरह का फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। किस तरह का फोर्स होगा? कुछ ऐसा रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक, ये पॉजिटिव क्यू इस पॉजिटिव को क्यू को पीछे धकेलेगा। क्लियर हो गया? अब ये जो स्मॉल क्यू है, ये स्मॉल क्यू अगर निगेटिव में ना हुआ, अगर ये पॉजिटिव में हुआ, तो इसी डायरेक्शन में ये भी रिपल्सिव देगा इसको, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव क्यू जो है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? जीरो लग रहा है। इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव क्यू प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0 इज 0। अगर इसके ऊपर इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसको इक्विलिब्रियम पर होना है, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तभी ये इक्विलिब्रियम होगा। और ये इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा ये हमें तो ये हमें ये बताता है कि ये जो स्मॉल क्यू है इसको निगेटिव होना ही पड़ेगा। इस स्मॉल क्यू को हमें निगेटिव रखना ही पड़ेगा, तभी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये इसको जीरो बनाएगा। तो हमको ये पता चल गया कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। अब मैग्नीट्यूड में ये वाला ऑप्शन कैसा हो सकता है? तो आप नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो नेट फोर्स कितना है? एफ ए के ऊपर जो फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ सी, वो कितना लगेगा? के इज इक्वल टू Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर। मैं इनके और इनके बीच में जो कूलम्बिक फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहा हूं, Q स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। हाँ या ना? सही है, बिल्कुल इस डायरेक्शन में लगेगा, ये FAC होगा। ठीक, FAB, ए के ऊपर जो फोर्स लग रहा है बी की वजह से, वो कितना लगेगा? K कैपिटल Q स्मॉल q बाय कितना डिस्टेंस है? d/2, तो d/2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, तभी तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस q इज 0। तो ये क्या हो जाएगा? FAC इज इक्वल टू FAB, तो K Q स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन d/2 का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल हो गया, क्या बचा? Q स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल Q अपॉन डी स्क्वायर। भाई डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर बाई 4 जो है वो रिवर्ट होकर के ऊपर आ जाएगा। 4 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, निकल करके क्या आया? Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4QQ, तो Q स्क्वायर माइनस 4QQ इज इक्वल टू 0। Q हमने कॉमन ले लिया, तो Q माइनस 4Q इज इक्वल टू 0, तो कैपिटल Q इज इक्वल टू 4Q। या तो Q 0 हो, जो कि Q 0 हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक, अगर Q ही 0 हो गया तो सिस्टम का एनालिसिस ही हम क्यों कर रहे हैं? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल Q जो हो वो 4Q के बराबर हो। समझ में आया? तो Q क्या होगा? Q/4। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। इसमें ये वाला ऑप्शन मत लगा दीजिएगा कि ये पॉजिटिव Q/4, क्योंकि अगर पॉजिटिव Q/4 हुआ तो ये इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। नेचर, अब मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन आपको इसी रीजनिंग से फाइंड आउट करनी होगी कि ये इस स्मॉल q का नेचर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन सी ठीक हो गया। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। तीसरा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए हमको पहले हम क्वेश्चन समझ लें। 2 इलेक्ट्रॉन्स each are fixed at a distance 2d. Third proton placed at a midpoint is displaced slightly by a distance is x is very less than d. Perpendicular to the line joining of two fixed charges, proton will execute a simple harmonic motion.
हैविंग अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये कि 2 प्रोटॉन्स हैं, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको -q और -q ले लीजिए, -q और -q, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस 2d। अ थर्ड प्रोटॉन, इसको ले लीजिए +q। थर्ड प्रोटॉन आर प्लेस्ड एट अ मिड पॉइंट, is displaced slightly by a distance x, which is x is very less than d, perpendicular to the line joining of the fixed charges, of the two fixed charges. Of the two fixed charges, proton will execute simple harmonic motion having a angular frequency, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डायग्राम बना लीजिए। इसका डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम कैसा होगा इसका, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे रखे हैं और यहां पे रखे हैं, -q एंड -q, क्लियर। एक प्रोटॉन है जो यहां पे रखा हुआ है, ठीक। प्रोटॉन कहां रखा हुआ है, इसको मान करके चलिए +q। सेम जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाला न्यूमेरिकल किया था, बिल्कुल इससे पहले जो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल था, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2d। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2d, ठीक। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान करके चलिए, ये x दे रखा है। अगर ये 2d है तो ये कितनी हुई, d। ये कितनी हुई, d, क्लियर हो गया। √x² + d², क्लियर हो गया, यहां तक सही है, ठीक। क्लियर। ये कह रहे हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसको x प्रोवाइड करने के बाद ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है, हमको इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, भाई -q है +q, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये डिस्टेंस हुई आपकी x² + d², ये एंगल कितना हुआ, थीटा, ये एंगल कितना हुआ, थीटा, क्लियर हो गया, सही है। अब अगर आप इसको देखें तो अगर आप इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह का डायग्राम बन रहा है। अगर इस पॉइंट को A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, F B to C, क्लियर, B to C। ये कौन सा फोर्स हो गया, F B to, सॉरी ये B to A और ये F B to C, इनके बीच में ये परपेंडिकुलर, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। अगर आप यहां पे देखें, अगर इस लाइन को ऊपर बढ़ा दें, ठीक, इसको पीछे खींच लें, इसको भी पीछे खींच लें, तो ये थीटा है, तो ये कितना हुआ, थीटा, ये थीटा, तो ये कितना हुआ, थीटा, क्लियर हो गया। हालांकि हमको इससे मतलब नहीं है। FBC साइन थीटा, क्लियर हो गया, FBA साइन थीटा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि FBC और FBA दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसका डायरेक्शन इसमें है, इस तरह है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या, FBA cos थीटा प्लस FBC cos थीटा, क्लियर हो गया, FBA cos थीटा प्लस FBC cos थीटा, ठीक है। यही नेट फोर्स हो गया, FBA cos थीटा प्लस FBC cos थीटा, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है। अगर यहां पर ओरिजिन पॉइंट मान लिया जाए, अगर इस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया जाए, तो क्या ये निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा है ये फोर्स,
ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो मतलब डाउनवर्ड, अगर इसको ओरिजिन मान लिया जाए भाई, ऑब्वियसली ओरिजिन पर अगर रखा जाए तो ये फोर्स नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस फोर्सेस का जो डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, एफ नेट हो गया आपका माइनस एफ बी ए, या इसको ऐसे लिख दी एफ बी ए, 2FBA कॉस थीटा। भाई एफ बी ए और एफ बी सी तो दोनों सेम ही है ना, मॉड ऑफ एफ बी ए एंड मॉड ऑफ एफ बी सी आर सेम, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस का इस वजह से, क्योंकि ये फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, एफ बी ए की वैल्यू क्या है, एफ नेट इज इक्वल्स टू, एफ बी ए की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एफ बी ए की वैल्यू क्या है। एफ बी ए की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो k प्लस क्यू माइनस क्यू, ये क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, भाई स्क्वायर लगा हुआ है। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा इसका, कॉस थीटा अगर मान लीजिए थीटा है तो अगर ये इसका कॉस थीटा, कॉस कंपोनेंट क्या कॉस कहां से लिया जाएगा, भाई थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो इसके सामने लिया जाएगा ये एक्स अपॉन डी, एक्स अपॉन अंडर रूट, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर हो गया। एफ नेट की वैल्यू कितनी है, अब यहां से एफ नेट की वैल्यू कितनी आई, एफ नेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको यहां पर क्यू स्क्वायर लिख दीजिए, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 बचे, हुआ क्या, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब आप यहां पर एफ नेट की जगह क्या रखेंगे, m इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, एक्सेलरेशन। भाई अल्फा इस वजह से लिया गया है क्योंकि हमने ऑलरेडी ए डिस्टेंस, आप ए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि मैंने एक्स ले लिया है तो आप m की जगह अल्फा भी ले सकते हैं। तो क्या हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। अल्फा की वैल्यू निकल करके क्या आई, क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। हम ये बात जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। हम जब कंपेयर कराएंगे इसका तो ओमेगा की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, रूट क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाय टी, और टी की वैल्यू जब हम यहाँ से हमको सिर्फ ओमेगा ही निकालना था ना, हाँ तो ओमेगा की वैल्यू ये फाइंड आउट हो गई। क्लियर हो गया, आप उसमें ऑप्शन मैच करा लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आप इसे नोट कर लीजिए, ऑप्शन मैच करा लीजिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही प्रॉब्लम आपके कई सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहा है, इस वाले ऑप्शन में मैच करा लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 ऑप्शन मैच कर रहा होगा, सी वाला, ये ऑप्शन, ऑप्शन सी मैच कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ अ सर्टेन चार्ज Q, if a certain charge Q is divided into 2 parts, small q and capital Q minus small q, how should the charge capital Q and small q be divided so that small q and capital Q minus small q placed at a certain distance apart experience a maximum electrostatic repulsion। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, ये जर्नलाइज्ड स्टेटमेंट है, हर बार
किसी एग्जाम्स में, किसी कभी जेई के एग्जाम में पूछा गया, ऑल्दो ये सारे जेई के ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन किसी किसी एग्जाम्स में, कभी एग्जाम्स में ये इस तरह से पूछ दिया जाता है कि इसको, इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज दे दी जाती, 4 माइक्रोकूलम, अभी हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन इसमें हम आए सामने, तो वो मतलब सिंगल लाइन में ही हो जाता है, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती उसमें। तो पहले आप इस क्वेश्चन को एनालिसिस करिए कि ये क्या कह रहा है। इफ अ सर्टेन चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, certain charge Q is divided into two parts, small q and capital Q minus small q, ठीक, small q and capital Q minus small q, इनके बीच में कोई डिस्टेंस मान करके चलिए, अगर ये Q है, ये Q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, इनके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए R, शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड सो दैट Q and small q and capital Q minus small q placed at a certain distance apart experience a maximum electrostatic repulsion, ठीक है। अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, F इज टू K कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, कूलम्बिक फोर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, सही है। अच्छा, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, K अपॉन R स्क्वायर कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस Q स्क्वायर, ठीक, ये हो गया, ठीक है। ये बोल रहे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप खैर आप सोच सकते हैं इसमें कैपिटल Q वेरिएशन में है या स्मॉल q वेरिएशन में है, R वेरिएशन में है। ऑब्वियसली इसमें कैपिटल Q भी कांस्टेंट है भाई, इसमें आप कितने भी कूलम का चार्ज ले लीजिए, ठीक, स्मॉल q, ठीक है, R कांस्टेंट है, आप उसे एक सर्टेन डिस्टेंस पर ही रखे हुए हैं, ठीक, सर्टेन डिस्टेंस बोल रहा है, सर्टेन डिस्टेंस, तो R भी कांस्टेंट हो गया आपका। तो हमारे सामने ये चीज निकल करके आती है यार कि ये जो है हमारा वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। अब इस कांस्टेंट Q में से कितना चार्ज आप निकाल रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्लियर हो गया, इस कांस्टेंट Q से कितना चार्ज निकाल रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो स्मॉल q क्या है, आपका वेरिएबल है, तो हमको फोर्स का वेरिएशन फाइंड आउट करना है, फोर्स का वेरिएशन, फोर्स किस तरह से वेरी कर रहा है अगर स्मॉल q साथ में वेरी कर रहा हो तो, क्लियर हो गया। तो यहां पर हम लगाएंगे मैक्सिमम मिनिमम, df अपॉन dq इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, df अपॉन dq इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, k अपॉन r स्क्वायर, ये तो कैपिटल Q ही हो गया, ये क्या हो गया 2q बाई d बाई डी एक्स टू द पावर n, क्या होता है nx n माइनस 1, 2 आगे आ गया, 2 में से 1 कम हो गया, तो 2 माइनस 1 1 और 2 आगे आ गया इज इक्वल टू 0। अब k अपॉन r स्क्वायर, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, ऑब्वियसली k अपॉन r स्क्वायर तो 0 नहीं हो सकता, k अपॉन r स्क्वायर को 0 होने के लिए k को 0 होना पड़ेगा, और k क्या 0 होता है, k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो बचा क्या, कैपिटल Q माइनस 2q इज इक्वल टू 0, जो कि q की वैल्यू निकल करके आई कैपिटल Q बाई 2। तो हमको ये चीज इस क्वेश्चन में जो मेन चीज है वो ये समझने वाली है कि अगर चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्जेस का जो डिवीजन है वो किस तरह से हो, चार्जेस का डिवीजन इवनली हो, अगर 4 माइक्रोकूलम का है तो 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, अगर उनके बीच में हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक चार्ज है, एक चार्ज रखा है मान करके चलिए कैपिटल Q, तो अगर कैपिटल Q में से दो चार्जेस दो पार्ट में डिवाइड किया जाए उसको, कैपिटल Q1 एंड कैपिटल Q2, तो कैपिटल Q1 और कैपिटल Q2 किस तरह से डिवाइड किया जाए, ये कैपिटल Q और कैपिटल Q1 को किस तरह से डिवाइड किया जाए कि इनके बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो, तो वो तभी हो सकता है जब ये दोनों जो है वो हाफ हाफ डिवाइडेड हो। 4 माइक्रोकूलम का है तो 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम का है तो 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम, ठीक। तो इस तरीके से ये इस तरह के क्वेश्चन में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, क्योंकि ये कई मल्टीपल टाइम से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पार्टिकल्स A एंड B हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रो, आप चाहे तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं,
two particles A and B, two particles A and B having a charge of 20 microcoulomb and minus 5 microcoulomb respectively are held fixed with a separation of 5 centimeter, are held with a fixed separation of 5 centimeter. At what position a third charge particle should be placed so that it does not experience a net electric force? अच्छा ठीक है, इस तरह से चार्ज को रखा गया है, डायग्राम ये दे रखा है, 20 माइक्रोकूलम इस तरह से रखा गया, 5 माइक्रोकूलम इस तरह से रखा गया। ये पूछ रहे हैं कि माइक्रोकूलम आर हेल्ड फिक्स विद द सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, एट व्हाट पोजीशन थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप रीजनिंग लगाए तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरीके का, आपको बस खाली इतना ध्यान रखना है कि अगर दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड में एक का ज्यादा हो एक का कम हो मॉड में, तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा ज्यादा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उससे दूर हटता है। ठीक, न्यूट्रल पॉइंट हमेशा उस चार्ज से दूर हटेगा जो 20 माइक्रोकूलम मतलब जो ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में 20 माइक्रोकूलम ज्यादा है -5 माइक्रोकूलम से, तो न्यूट्रल पॉइंट इसके बीच में नहीं आएगा। तो इसके बीच में नहीं आएगा तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। इससे दूर हटेगा, इससे दूर हटेगा तो इसका मतलब यह नहीं कि यहां पर आएगा, ये इतना दूर हटेगा कि यहां कहीं आएगा। समझ में आया? तो अब क्या बोल रहा है, एट 5 सेंटीमीटर, और इससे दूर हटेगा और -5 माइक्रोकूलम के पास में होगा। तो क्या दे रखा है, एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन राइट साइड, एट 5 सेंटीमीटर ऑफ, इस तरफ तो नहीं ही जाएगा, ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा सही हुआ? यही वाला सही हुआ। क्लियर हो गया? 6th क्वेश्चन, देखते हैं हम। सॉरी, हाँ, 6th क्वेश्चन देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q each are placed at a distance of D. 2 point charges Q, 2 point charges Q each are placed at a distance of D apart. The third point charge Q, small q, is placed at a distance of x from a midpoint on the perpendicular bisector. The value of x at which the charge Q will experience a maximum coulombic force. सेम वैसे ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस को मिला करके बना दिया गया है। मैं आपको इसका डायग्राम बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग चाहे तो खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये चार्ज हो गया कैपिटल Q, ये चार्ज हो गया कैपिटल Q, दोनों सेम नेचर के हैं। ठीक, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ D, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? D है। क्लियर हो गया? द थर्ड पॉइंट चार्ज Q is placed at a distance x. The third point charge small q is placed at a certain distance x from a midpoint on a perpendicular bisector. Perpendicular bisector ये हुआ। ठीक, perpendicular bisector at a distance x from the perpendicular bisector ये हो गया x। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? d/2। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? d/2। क्लियर हो गया? यहां पर हमने Q रख दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। द वैल्यू ऑफ x एट विच द चार्ज Q विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम कोलम्बिक फोर्स। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं। ये इसको पीछे धकेलेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा। सेम जैसे ही क्वेश्चन आप ट्राई करके रखे हुए हैं, हम लोग अभी डिस्कस किए थे,
वैसे ही क्वेश्चन, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया। क्लियर हो गया। अब ये जो है ये पॉइंट मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी, तो एफ ए सी ये हो गया एफ ए सी, ये हो गया क्या एफ बी सी, एफ बी सी, ये क्या हुआ एफ बी सी साइन थीटा, ये क्या हो गया एफ ए सी साइन थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया एफ ए सी कॉस थीटा प्लस एफ ए सी कॉस थीटा। क्लियर हो गया। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, नेट फोर्स निकल करके आ रहा है हमारा एफ, आप मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूं क्योंकि मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आपने जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो आपने समझा होगा, तो आपको पता होगा कि एफ ए सी कॉस 2 एफ ए सी कॉस थीटा कैसे हो गया। भाई एफ ए सी कॉन्स्टेंट ही है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यही d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। सही है। एफ नेट 2 एफ ए सी कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ये अगर थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी d/2 अपॉन अंडर रूट d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। और एफ ए सी की वैल्यू क्या है, एफ ए सी की वैल्यू है के, एफ ए सी की वैल्यू है हाँ के कैपिटल क्यू क्यू अपॉन d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई अंडर रूट लगेगा, वो स्क्वायर का है, 1/r स्क्वायर होता है, तो वो स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये वैल्यू और ये वैल्यू आप इसमें रखेंगे और एफ नेट को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और उसको जीरो पुट कर देंगे मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए, तब आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू d/2√2। x इज इक्वल टू d/2√2, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे ट्राई करिएगा। जब एफ नेट, यहां तक तो समझ में आया, कॉस थीटा की वैल्यू आप रखेंगे, एफ ए सी की वैल्यू आप यहां पर रखेंगे, और एफ नेट जो कि वेरी कर रहा है x के चेंज होने पर, x के चेंज होने पर एफ नेट वेरी कर रहा है। भाई ऑब्वियसली एफ नेट वेरी करेगा x के चेंज होने पर, तो हमको मैक्सिमम मिनिमा, हमको मैक्सिमम फोर्स निकालना है, तो डी एफ नेट बाई डी एक्स करके इसको जीरो पुट कर देंगे, हमको x और d के बीच में वो रिलेशन निकल करके आ जाएगा जो रिलेशन हमको ये बताएगा कि इस पोजीशन पर अगर इस चार्ज को रखा जाए तो उसके ऊपर मैक्सिमम कूलम्बिक फोर्स लग रहा होगा, मतलब मैक्सिमम नेट कूलम्बिक फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7। अ चार्ज 4 माइक्रोकूलम, हाँ देखिए आ गया, चार्ज 4 माइक्रोकूलम, a charge 4 microcoulomb is divided into two. The distance between the two divided charges is constant. The magnitude of the divided charges so that the force between them is maximum will be. तो force between the maximum will be क्या होगा, वही आप कैपिटल Q is equals to Q/2। हम लोगों ने वो वाला क्वेश्चन जो डिस्कस किया है, तो 2 माइक्रोकूलम में जब ये डिवाइड होगा तो ये आपका, सॉरी इसको इस तरह से नहीं, रिलेशन ये नहीं, रिलेशन ये नहीं था, रिलेशन क्या था, स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q/2। क्लियर। तो 4 माइक्रोकूलम डिवाइड करेंगे तो 2 में डिवाइड हो जाएगा, 2 माइक्रोकूलम इसका आंसर है। ठीक, ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर जेई में। Two identical conducting spheres P and S with a charge Q on each repel with each force of 16 Newton. Repel with each force of 16 Newton. Just a minute. I'm sorry. Two identical conducting spheres P and S. Two identical conducting sphere P and S with a charge Q on each repel with each other with a force of 16 Newton. A third identical uncharged conducting sphere R is successively brought into contact with a two sphere.
द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन P एंड S इज, ठीक है, तो ये कैसे होगा? इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी कोई चार्ज, जैसे मान लीजिए कि ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, क्लियर हो गया? जब भी कोई चार्ज, ये चार्ज Q1 Q2 है, बिफोर कॉन्टैक्ट, जब इसको कॉन्टैक्ट कराया जाएगा, मतलब Q1 Q2 एक साथ में जब रख दिए जाएंगे और उसके बाद जब अलग अलग किया जाएगा, तो इस सब दोनों के ऊपर चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? Q1 प्लस Q2/2 और दूसरा Q1 प्लस Q2/2। तो ये वो चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2। अब देखिए, आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बोल रहा है? टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स P एंड S विद अ चार्ज ऑफ कैपिटल Q ऑन ईच रिपल विद अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, ठीक है? टू आइडेंटिकल है, टू आइडेंटिकल के बीच में फोर्स कितना लग रहा है? K Q स्क्वायर अपॉन, मान करके चलिए दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है R, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 16 न्यूटन बोल रहा है, ठीक है? थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब शुरुआत में उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, कंडक्टिंग स्फीयर R इज सक्सेसिवली ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद टू स्फीयर्स, ठीक? पहले उस चार्ज को हमने P से कनेक्ट कराया, तो मान करके चलिए कि इसके ऊपर Q चार्ज था और R के ऊपर ये मान लीजिए ये P था, ये अब R आ गया, तो ये R आ गया जिसके ऊपर 0 चार्ज था। जब हमने इसको कांटेक्ट में लेकर के आए और जब अलग अलग किए, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? Q/2, और इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? Q/2। क्लियर हो गया? दोनों के ऊपर चार्ज Q/2 डिवाइड हो गया। P के ऊपर चार्ज अब Q/2 हो गया, पहले कितना चार्ज था? Q था, ठीक? अब कितना चार्ज हो गया P के ऊपर? Q/2। अब R को फिर से हमने किससे कनेक्ट कराया? R को हमने कनेक्ट कराया S से, ठीक? क्योंकि 3 चार्जेस थे ना, जैसे मान करके चलिए कि ये P है, ये S है, इनके ऊपर चार्ज है Q, ठीक? R के ऊपर चार्ज है 0, पहले हमने इसको इससे कनेक्ट कराया, तो इसके ऊपर चार्ज हो गया Q/2, इसके ऊपर चार्ज हो गया Q/2। फिर हमने जब इसी Q/2 को जब हमने इससे कांटेक्ट कराया, इसके कांटेक्ट में लेकर के आए, तब इनके ऊपर चार्जेस क्या हो गए? R के ऊपर चार्ज हो गया Q/2 प्लस Q/2, क्लियर? और S के ऊपर चार्ज कितना हो गया? Q/2 प्लस Q/2। समझ में आया कितना चार्जेस आ गया इन दोनों के ऊपर? ये चीज तो क्लियर ही हो गई होगी कि Q/2 को जब इससे कांटेक्ट में लेकर के आए, तो फिर Q1 प्लस Q2/2 में डिवाइड हो गया, तो Q1 हो गया आपका Q/2 और Q2 हो गया आपका Q, तो Q/2 प्लस Q/2, तो कितना आ गया? 3Q/4। और ये इसके ऊपर कितना आ गया चार्ज? तो R के ऊपर चार्ज आ गया 3Q/4 और S के ऊपर चार्ज आ गया 3Q/4, और P के ऊपर चार्ज कितना था? Q/2। यहां तक क्लियर है? अब ये पूछ रहे हैं कि R और S के बीच में, P और S के बीच में अब फोर्स कितना लग रहा होगा? तो पहले कितना लग रहा था? ये बिफोर कांटेक्ट इतना फोर्स लग रहा था 16 न्यूटन का। आफ्टर कांटेक्ट देखते हैं, आफ्टर कांटेक्ट कितना लगेगा? K दोनों चार्जेस के ऊपर, इसके S के ऊपर कितना था? 3Q/4 और P के ऊपर कितना था? Q/2, तो Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन डिस्टेंस, ऑब्वियसली दोनों के बीच की R ही है, R स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा? K 3Q स्क्वायर अपॉन 8 R स्क्वायर, क्लियर हो गया? 4 इंटू 2 8 R स्क्वायर। जब आप Q स्क्वायर KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू 16 रखेंगे, तो क्या निकल करके आएगा? K इंटू KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू हमने 16 रखी। यहां से समझ में आया ना? इन दोनों के बीच में जो चार्जेस लग रहे थे कितने अब आफ्टर कांटेक्ट P और S के बीच में कितना कूलम्बिक फोर्स था? 3/8 K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इस Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को यहां से उठा करके रख देंगे, तो कितना हो गया? 3/8 इंटू 16
6 न्यूटन। कितना आंसर है? 6 न्यूटन। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए इसको। सिक्स न्यूटन आ गया। ठीक है, नाइन्थ देखते हैं। स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फेयर इज प्लेस्ड अ कॉन्टैक्ट विद एन आइडेंटिकल स्फेयर बट हैविंग अ 4 into 10 to the power minus 8 coulomb charge and then removed to a distance such that a force of repulsion between them is 9 into 10 to the power minus 3 Newton. The distance between them, ठीक, two small uncharged conducting sphere is placed in a contact with an identical sphere but having a charge of, ठीक है, a small uncharged conducting sphere is placed in a contact with a, चलिए मान करके चलिए बिल्कुल वैसा ही ले लेते हैं यहां पर भी। मान करके चलिए एक P है एक S है। क्लियर? क्या बोल रहे हैं? और एक R है जो अनचार्ज है। क्लियर? स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फेयर is placed in a contact with identical sphere P and S। इसके ऊपर चार्ज Q मान लीजिए, इसके ऊपर चार्ज Q मान लीजिए। ठीक, contact with identical sphere having a 4 into 10 to the power minus 8। इसके ऊपर चार्ज है 4 into 10 to the power minus 8 कूलॉम्ब का, इसके ऊपर चार्ज है 4 into 10 to the power minus 8 कूलॉम्ब का। सही हो गया। अब क्या करना है? 4 into 10 to the कूलॉम्ब चार्ज and then removed to a distance such that the force of repulsion between them is 10 to the power minus 3 न्यूटन। ठीक, मान करके चलिए कि R को इससे जब कांटेक्ट में लेकर के आए तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया? इसके ऊपर चार्ज था 0, इसके ऊपर चार्ज था कितना? 4 into 10 to the power minus 8 कूलॉम्ब। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया आफ्टर कांटेक्ट? 2 into 10 to the power minus 8 कूलॉम्ब। और इसके ऊपर कितना आ गया आफ्टर कांटेक्ट? 2 into 10 to the power minus R के ऊपर 2 into 10 to the power minus 8 कूलॉम्ब। क्लियर हो गया? चार्ज रिमूव्ड एट अ डिस्टेंस सच दैट अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज 9 into 10 to the power minus 3। अब 2 into 10 to the power minus 8 कूलॉम्ब को हमने इससे टच कराया, तो 2 into 10 to the power minus 8 कूलॉम्ब को जब हम इससे टच कराएंगे तो कितना निकल करके आएगा? 4 into 10 to the power minus 8 प्लस 2 into 10 to the power minus 8 निकल करके आया 6 into 10 to the power minus 8। ये हो गया 3 into 10 to the power minus 8 कूलॉम्ब और ये हो गया 3 into 10 to the power minus 8 कूलॉम्ब। क्लियर हो गया? अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दे रखा है आपका 9 into 10 to the power minus 3। तो फाइनल चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर? ये हो गया आपका Q1, ये हो गया आपका Q2। तो अब Q1 Q2 के बीच में फोर्स कितना लग रहा है? 9 into 10 to the power minus 9 न्यूटन इज इक्वल टू 9 into 10 to the power, आप इसको इस तरह से देखें, 9 into 10 to the power minus 9 न्यूटन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या कहेंगे? 9 into 10 to the power minus 3 न्यूटन, सॉरी 9 into 10 to the power minus 3 न्यूटन 10 to the power minus 3 न्यूटन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? 9 into 10 to the power 9। क्लियर? Q1 Q2 क्या है? 2 into 10 to the power minus 8 into 3 into 10 to the power minus 8 अपॉन R स्क्वायर। आपको R स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो आपको समझ में आ गया हो कि ये 9 into 10 to the power minus 3 न्यूटन इज इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 कितना हो गया? Q1 हो गया आपका 2 into 10 to the power minus 8, Q1 हो गया, और Q2 कितना हो गया? 3 into 10 to the power minus 8 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जब आप इसमें से R फाइंड आउट करेंगे तो आप इसमें से R फाइंड आउट कर लीजिएगा। मैंने मार्क नहीं किया, आंसर नहीं लिखा इसका। आप इसमें से R फाइंड आउट कर लीजिएगा, आंसर इसी तरीके से निकल कर आएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है बट आंसर इसी तरीके से निकल करके आएगा। ठीक, तो हमारा जो मतलब कॉन्सेप्ट था समझने का वो यही था कि दो चार्जेस दे रखे हैं Q1
एक दे रखा है Q2। इन दोनों को जब हमने टच कराया, बिफोर कांटेक्ट था Q1 प्लस Q2, सॉरी, दो चार्जेस दे रखे हैं हमारे, एक दे रखा है Q1, एक दे रखा है Q2। ये है बिफोर कांटेक्ट। जो हमको कॉन्सेप्ट समझना है इस क्वेश्चन में वो यही है, बिफोर कांटेक्ट। आफ्टर कांटेक्ट, आफ्टर कांटेक्ट क्या हो जाता है, Q1 प्लस Q2 बाई 2 और Q1 प्लस Q2 बाय 2, ये चार्ज हो जाता है। क्लियर हो गया? आप इसमें से ये वाली इक्वेशन को इसके ये यूज करके ये यूज करिएगा और आप इसे R यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, व्हाट लोकेशन ऑन एक्स एक्सिस शुड अ charge of 40 microcoulomb be placed so that net electric field is 0 at x is equals to 2 centimeter on the x axis। ठीक है, a point charge of 10 microcoulomb, 10 microcoulomb का point charge है, 10 a point charge of 10 microcoulomb is placed the origin at what location on the x axis should a point charge of 40 microcoulomb प्लेस। ठीक, अब जैसे मान करके एक चीज बोल रहे हैं कि 10 माइक्रोकूलम यहां पे रखा हुआ है ओरिजिन पे, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम ये दे रखा है Q1, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम प्लेस द ओरिजिन एट व्हाट लोकेशन ऑन एक्स एक्सिस, एट व्हाट लोकेशन ऑन एक्स एक्सिस शुड अ पॉइंट चार्ज ऑफ 40 माइक्रोकूलम बी प्लेस्ड so that a net electric field is 0 at x is equals to 2 centimeter on the x axis। समझ में आया? हमको Q2 प्लेस करना है ऐसे पॉइंट, ऐसे जगह पर Q2 हमें प्लेस करना है 40 माइक्रोकूलम, जो कि क्या हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम प्लेस सो दैट अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट x is equals to 2 सेंटीमीटर। अब मान करके चलिए ये है 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप मान करके चल सकते हैं R है। क्लियर हो गया? ठीक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 2 सेंटीमीटर, या आप इसको ले लीजिए 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। क्लियर हो गया? तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई R माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। क्लियर हो गया? यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई R माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अब ये कह रहे हैं कि हम इस चार्ज को यहां पर अगर प्लेस कर देंगे, ये मान करके ये क्वेश्चन में ही कह रहे हैं कि हमको वो डिस्टेंस बताइए जिस डिस्टेंस पर हम थर्ड चार्ज को एट व्हाट लोकेशन ऑन एक्स एक्सिस शुड अ पॉइंट चार्ज ऑफ 40 माइक्रोकूलम, समझ में आया, be placed so that a net electric field is 0 at x is equals to 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? सही है। तो हमको R माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है और वो निकल ही जाएगा। या आप यहां पर मान करके चलिए कि ये है इस डायरेक्शन में, अगर यहां पर हम कोई टेस्ट चार्ज रख दें, क्लियर, कोई टेस्ट चार्ज हम यहां पर रख दें तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इसको रिपल करेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं 10 और 40। ठीक, और ये 40 इसको इधर रिपल करेगा। ठीक, अगर इस पॉइंट को A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, तो एक फोर्स लगेगा FAC क्या होगा K इंटू Q1 Q0 बाय R स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर? एक फोर्स लगेगा इसकी वजह से जो इस डायरेक्शन में लगेगा FBC, क्या निकलेगा K Q बाई Q2 Q0 अपॉन बाई Q1 Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी, Q1 की वैल्यू दे रखी है आपकी 10 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू दे रखी है आपकी 40 माइक्रोकूलम। ठीक, अपॉन
बी की वजह से सी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, तो इसके बीच में वैल्यू क्या होगी, आर इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। के से के उड़ गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट उड़ गया, बचा क्या, बचा Q1 की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R माइनस 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन है, क्लियर। अब आप इसमें से R की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। इस इक्वेशन से R की वैल्यू निकल गया, 10⁻6 10⁻6 उड़ गया, 0 से 0 चला गया, ठीक। तो R माइनस 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, R की वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्लियर। तो यहां पर हम अपना डिस्कशन खत्म करते हैं। आप ये सारे क्वेश्चंस को जब भी रिवीजन करिएगा, ये हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप टैकल कर ले जा रहे हैं, तो फिर आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा इससे ऊपर के क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने हैं, आपको इससे ज़्यादा के ऊपर के क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। ये क्वेश्चन सेलेक्ट करके ले आने का मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल हैं, और एक एक क्वेश्चन जो है वो अपने अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट्स को समेटे हुए हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके अगर 3-4 कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम एक ही कॉन्सेप्ट के 10 न्यूमेरिकल लगाएं। तो हमको एक न्यूमेरिकल लेंदी लगाना चाहिए जिसमें कम से कम हमारे 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। इसी वजह से मैं आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को फिर से एक बार प्रैक्टिस करिएगा, इनके कंसेप्ट्स पर ध्यान दीजिएगा, इनकी टफनेस के ऊपर मत जाइएगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, मेरे सिलेबस से बाहर हैं, इस तरीके के टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। पहले तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि क्वेश्चन का टफनेस पर मैंने नहीं, क्वेश्चन कितना टफ है ये डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि आप क्वेश्चन के अंदर से जो आपके लिए ज़रूरी है वो आप निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं हमेशा से मान करके ये चलता हूँ कि फिजिक्स के क्वेश्चंस, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको थ्योरी से ज़्यादा एक्सप्लेन, मतलब थ्योरी से ज़्यादा चीज़ें समझाते हैं आपको। इस वजह से मैं ज़्यादातर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के पोर्शन पर ज़्यादा जोर देता हूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही चाहूँगा कि आप जब अपनी सेल्फ स्टडी करें, जब घर पर आप अपने पढ़ाई करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाएं। आप क्वेश्चंस के नेचर को मत देखें कि क्वेश्चंस का नेचर ये टफ है, ये इजी है, ये मेरे कंसेप्ट से बाहर की चीज़ें हैं। जो भी सिलेबस में है वो सब आपके कंसेप्ट के अंदर की चीज़ें हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए। और अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है, अगर कंसेप्ट आपने समझ रखा है, तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चंस लगाने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप सारे क्वेश्चंस को लगाइए, सारे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस को प्रॉब्लम्स से को लगाने में बिल्कुल डरिए मत, किसी भी तरीके की कोताही मत बरतिए। अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके रखा हुआ है तो आपसे न्यूमेरिकल्स लगेंगे, और अगर न्यूमेरिकल नहीं लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंसेप्ट कहीं ना कहीं रुका हुआ है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग हैं, हम लोग आपको गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे। तो आप अपने क्वेश्चंस पर, अपने प्रॉब्लम्स पर, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाइए, क्योंकि न्यूमेरिकल ही ये डिसाइड करता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं। इसी वजह से आजकल के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ही हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वो टाइम चला गया जिस टाइम पर सिर्फ इतना पूछ लिया जाता था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं पूछा जाता कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, अब उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है कि अगर आपको ये पता है कि नहीं पता है। तो आप इस तरीके से पढ़ाई करिएगा कि आप न्यूमेरिकल के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ना कि थ्योरी के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझिएगा। थ्योरी के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो वो टाइम अब चला गया। तो अब न्यूमेरिकल के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो न्यूमेरिकल भी तैयार होगा और कॉन्सेप्ट भी तैयार होगा। समझ में आया? तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।